बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान की एक फ्रेशली अपडेटेड एपिसोड, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, दावे किए जा रहे हैं और दोनों तरफ से ऑपोजिशन और हुकूमत आवाजें उठा रही है और बहुत सारे ऐलानात गूंज रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने जो खिताब किया, उन्होंने ये कहा कि तहरीके अदम एतमाद अगर नाकाम हुई तो उसके बाद जो मैं करूंगा, क्या ऑपोजिशन उसके लिए तैयार है। इसके बाद में ये भी देखा कि ऑपोजिशन की जानिब से भी बिलावल भुट्टो साहब ने भी खिताब किया और उनके भी कुछ बयानात सामने आए, जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम का इस्तीफा ना आया तो इस्लामाबाद जाकर तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्की सियासत इन दिनों बड़े दिलचस्प मोड़ पर है और कहते हैं कि वजीर आजम का इस्तीफा ना आया तो इस्लामाबाद जाकर अदम एतमाद लाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान तहरीके अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे होने का दावा कर रहे हैं, जबकि वजीर दाखिला शेख रशीद ने तो अपोजिशन को कबल इस वक्त इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात करने पर भी उन्होंने जो है वो ऑफर दी है। बिल्कुल, ये तमाम इस वक्त दावे भी चल रहे हैं, साथ में बयानात भी आ रहे हैं, तनकीद भी हो रही है, ऐलानात भी सामने आ रही हैं, पेशकश भी सामने आ रही है। इन तमाम सियासी मामलात पर आगे चलकर तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम में। साथ में आपको रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से भी अपडेट करते चले, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान ने रूस और यूक्रेन की जंग के मामले पर यूरोपीय यूनियन के सफीरों की जानिब से जो खत लिखा गया है उस पर शदीद तनकीद की है। और उस तनकीद में आपको यह भी बताएं कि वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया कि क्या आपसे ये पूछता हूं मैं कि क्या भारत को खत आपने लिखा था। और उन्होंने बेसिकली कश्मीर के हवाले से उन्होंने मेरे ख्याल से बात, कल बड़ी उनकी जबरदस्त जोश और वलवले वाला उनका जो किताब था वो नजर आ रहा था कि वो कितने गुस्से में हैं और कितना जवाब देने के लिए रेडी लग रहा था हर चीज का जवाब है उनके पास। बिल्कुल, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के सफीर ने पाकिस्तान को खत लिखा है, रूस के खिलाफ बयान देने और वोट देने का उसमें खत में कहा गया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ये बयान सामने आया है। साथ में आपको ये बताएं कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद फैटफ की लिस्ट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार है। और दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने में खातिर ख्वाह जो पेशरफ्त है वो भी हुई है, उसके बावजूद हम जो है वो ग्रे लिस्ट में बरकरार हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि वजीर खजाना जो शौकत तरीन है, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि फैटफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है, ये फैसला मेरिट के मुताबिक नहीं लग रहा हमें। हाँ, उन्होंने कहा था ये मेरिट के मुताबिक नहीं लग रहा और एक्चुअली हम में से 27 में से 26 नुकात पर पाकिस्तान इज क्लियर, बट स्टिल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। क्यों? खैर एनीवे इस पर भी आगे बात का जो है इसमें बात करेंगे। ऑब्वियसली FATF ने भी इस बात का इतराफ किया है कि वाकई पाकिस्तान तमाम नुकात में सिर्फ एक जो है वो पीछे रह गया, लेकिन फिर भी स्टिल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। आगे चलते हैं। बड़े बेचैन थे कि सबसे सवेरे पाकिस्तान मंडे को क्या खबरें लेकर आएगा। बिल्कुल, सियासी मैदान से बहुत खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से हम आपको बता भी रहे थे, कुछ दावे भी सामने आ रहे हैं, कुछ मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। ऑपोजिशन की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पहुंचकर तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। साथ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा है। हुकूमत भी पेशकश कर रही है, साथ में खबरदार भी कर रही है और मुख्तलिफ दावे भी ऑपोजिशन की जानिब से सामने आ रहे हैं। तो इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सवेरे पाकिस्तान में। फवाद साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद जाकर तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जी कह रहे हैं कि नंबर गेम पूरी है। जरा मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि अब होने क्या वाला है आगे। लेकिन जी सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो सिंध का पैसा है जो NFC के जरिए सिंध में गया, वो बिलावल साहब के लॉन्ग मार्च में उड़ा दिया गया है। पूरा जो कराची है, पूरा जो दरोने सिंध है, वहाँ पे जिस वक्त हालत है, कह रहे फंड्स नहीं है, कोई वहाँ पर सड़क नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने सारा पैसा ट्रांसपोर्ट में उड़ा दिया है। इस वक्त आप देखें कि लाहौर के जो दोनों 5 स्टार होटल्स हैं वो पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं जो सिंध से आए हैं उनसे भरे हुए हैं। लाहौर में तमाम जो होटल हैं वो बुक हैं, मुकामी लोग जो हैं वो उसमें कभी कोई शामिल नहीं हुआ। और जिस तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट का पैसा इन मार्च में ज़ाया किया है उसका हिसाब होना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस पे कोर्ट्स को नोटिस देना चाहिए कि किस तरह से सरकारी गाड़ियाँ
और जो वसाइल हैं वो लॉन्ग मार्च के ऊपर जो है वो खर्च किए जा सकते हैं। बाकी जाहिर है कि इस मार्च में कोई इम्पैक्ट नहीं है, कहीं पे लोग नहीं निकल रहे, मैक्सिमम वही लोग हैं जो उन्होंने अपने साथ सरकारी लोग वहां से सिंध से लेके आए हैं, उसके अलावा तो इसका कोई हाल नहीं। फवाद साहब, एक और सवाल, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इस्लामाबाद में, लाहौर में सियासी शो। अब मैं जो अगला सवाल करने वाली हूँ, ये क्या समझते हैं, इतने लोग थे, हुकूमत के लिए कुछ मतलब परेशानी की बात हो सकती है? और अगर ये लोग इस्लामाबाद जाने पर जिस तरह पहुंच रहे हैं, पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद के जाने पर अगर पहुंच गए तब क्या होगा? नहीं, धरना देना तो एक राइट है, वो तो धरना तो दे, वो तो पोलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना प्रोटेस्ट करती हैं, वो करती रहे, वो आए और हमारी तरफ से वो जितनी देर बैठना चाहते हैं वो बैठे। हाँ, ये जरूर है कि मैं समझता हूँ कि ये 2 दिन बाद आ जाए ताकि पिंडी का जो टेस्ट है वो खत्म हो जाए। क्रिकेट पाकिस्तान में बड़े से बाद बहाल हुई है और हम चाहते हैं कि ये क्रिकेट को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन ये एक पूरी मुहिम लग रही है जिसमें कि ये एक पाकिस्तान में क्रिकेट को भी सबोटाज करना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि इसको वो कंसिडर करेंगे। और वैसे भी रास्ते में उनको देखें, मुल्तान से यहाँ पहुंचते 1 दिन लगा, 1 का दिन और लगा लें, जब से कर लें दरमियान में तो अच्छा हो जाए। और फवाद चौधरी साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने पर कोई इशारा दिया है अपनी बातों में, ये इशारा क्या इशारा है, कुछ आप जिक्र कर सकते हैं? नहीं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप लेके आए और हमें पता है आप नहीं ला सकेंगे। और लिटरली लाखों लोग जो है वो इमरान खान के वहाँ जश्न बारात है, छोटी सी तहसील है, वहाँ पे भी आपने देखा कि कितना बड़ा जलसा हुआ। बिलावल भुट्टो और ये सारी पार्टीज मिलके इसका 1/3 जलसा भी कर रहे हैं तो भी उनको हम मान जाएंगे। इनको तो बिल्कुल कोई वजह नहीं है जो हालात जा रहे हैं, ये तो सारे सियासी बोने मिलके भी इमरान खान के जलसे का एक दहाई भी नहीं कर सकते। इसी मामले पर फवाद चौधरी साहब आप भी हमारे साथ ही हैं, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उनसे भी हम बात करेंगे। शाह साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। शाह साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें की जा रही हैं, लेकिन साथ में वजीर आजम ये भी कह रहे हैं कि अगर लाई गई और नाकाम होगी तो उसके लिए भी तैयार हो जाएं, जो उसके बाद मैं करूंगा। ये जो इशारे आ रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से, उसके बारे में बताइएगा। साथ में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन की बातें सामने आ रही हैं, ऐलानात सामने आ रहे हैं, दावे सामने आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस सूरत पे देखते हैं? देखिए, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और जो कहा है और अपना दिफा करना, अपना नुक्ता नजर पेश करना, ये हमारा फर्ज है और इंशाल्लाह हम उनको जमहूरी तरीके से, कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से उनका मुकाबला करेंगे। मुकाबला करेंगे। साथ में शाह साहब ये बताएगा, जिस तरीके से फजलुर रहमान साहब की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि जी हमारी जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं, हमारी नंबर गेम पूरी है, इस पर मैं आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा। ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है और कोशिश भी हो सकती है और हमारे इल्म में भी है कि वो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। उसके साथ सियासी वादे किए जा रहे हैं, टिकटों के वादे किए जा रहे हैं जो अल्टीमेटली निभाने नहीं है और उस पर जिस हल्के में जिससे वादा किया जाता है, जो उनका ऑलरेडी वहाँ टिकट होल्डर बैठा है तो उनका वो रिएक्ट कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, हम कैसे करें, हम कैसे जो इन नए लोगों को कबूल करें और जो पुराने पार्टी के साथ खड़े हैं उनको आप नजरअंदाज कर दें। तो ये उनको तसल्लियां दे रहे हैं कि नहीं भाई, हम सिर्फ इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे उम्मीदवार तुम ही रहोगे। तो ये उनके साथ डबल गेम खेल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ को खरीदने की कोशिश की जा रही है और उसमें भी मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो अपना बोली या अपना सौदा करने को तैयार नहीं होंगे। इंशाल्लाह कोई बाज़मीर आदमी जो है वो अपनी बोली नहीं लगवाएगा। अच्छा शाह साहब, शेख रशीद साहब ने जो है वो मुज़ाकरात करने की पेशकश की है, आपको क्या लगता है क़ब्ल इस वक्त इलेक्शन का कोई चांसेस? किसने मुज़ाकरात की कोशिश की? शेख रशीद साहब ने अपोजिशन को क़ब्ल इस वक्त इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात की पेशकश की है, तो आपको क्या लगता है क़ब्ल इस वक्त इलेक्शन के कोई चांसेस? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। देखिए, अर्ज ये है, एक पार्टी, एक वजीर आजम मुंतखब हुए हैं, उनके पास एक मैंडेट है, इन्हें अपना इंतजार करना चाहिए।
बीजेपी को मैंडेट मिला, उन्हें 5 साल पूरे किए। नून को मिला, उन्हें 5 साल पूरे किए। पीटीआई को मिला, इन्हें 5 साल पूरे करके इंतखाबात में जाना चाहिए। और फिर ये लोगों पे मुनहसर है कि आइंदा वो किसको मौका देते हैं। शाह साहब, इस मामले पर भी बात करना चाहूंगा मैं। जो रूस और इस वक्त यूक्रेन का मामला चल रहा है, इस पर यूरोपीय यूनियन के सफीरों की जानिब से खत लिखा गया है, जिसमें खासतौर पर कहा गया है कि रूस के खिलाफ बयान और वोट दिया जाए। इस पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का बड़ा सख्त बयान सामने आया है। इस सूरत हाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि मैं पूछता हूं कि क्या आपने भारत को खत लिखा था खासतौर पर? देखिए, बात यह है, उनके अपनी ख्वाहिशात हो सकती हैं और हमारे उनसे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और अपने दोस्ताना ताल्लुकात हम बरकरार रखना चाहते हैं। हमारे लिए यूरोपियन यूनियन बहुत अहमियत रखता है। हाल ये है कि जब हम उनके साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज्ड थे, वो फॉरेन सेक्रेटरी से आके मिले, उनकी मुलाकातें हुई, नशिस्तें हुई, तबादला का ख्याल हुआ, उन्होंने अपनी कंसर्न्स हाईलाइट की और फॉरेन सेक्रेटरी ने पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है और जो सही सूरत हाल है उससे उन्हें आगाह किया। एक तो होता नहीं क्या सराइयां, परसेप्शन नहीं, जो हकीकत है वो उनके सामने रखी। उसके बाद असूलन उन्हें प्रेस रिलीज नहीं देना चाहिए। सफारती आदाब के फर्क से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में ऐसा नहीं किया जाता। तो वही वज़ीर आज़म ने निशानदेही की कि क्या आप जो पाकिस्तान से मुतालबे कर रहे हैं और खत लिख रहे हैं, क्या आपने हिंदुस्तान को भी ऐसा खत लिखा? सही बात है, सही बात है बिल्कुल। अच्छा साहब, अभी आपने सिंध में जो है आप रैली के ऑब्वियसली इस आज़म पर है, तो क्या रिजल्ट्स रहे? हाउ हैज दैट बीन सो फार एंड व्हाट डू यू फील कि इसका क्या रिजल्ट होगा? देखिए, रैली तो जो सिंध हकूक मार्च था वो तो मेरी नजर में तारीखी था और तहरीके इंसाफ को उससे बहुत बूस्ट मिला है। आपके कारकुनों में एक नया जज्बा पैदा हुआ है, आपके MNA MPs में मैं देख रहा हूँ कि चेहरों पर एक इत्मीनान है, खुशी है, एक नया जज्बा है और पीपल्स पार्टी की सफों में मुखलाहट है। मैंने ये भी देखा कि वहाँ का जो आम शहरी है सिंध का, इंटीरियर का, वो तंग है, इनकी हुकूमत से तंग है। इनके पिछले 15 साल जो दौर है उसमें जो लूटमार हुई है, जो अकबा परवरी हुई है, उससे वो बहुत तंग है और वो फंसे हुए थे। क्या करें, वो मुतबादिल नहीं है, जाए तो कहाँ जाए, खामोशी से घर बैठ जाए या उनका साथ दें। लेकिन अब उन्हें एक माकूल मुतबादिल तरीके इंसाफ की शक्ल में दिखाई दे रहा है और वो तरीके इंसाफ से रजू कर रही है। शाह साहब, इसमें कोई पेशरफ्त हुई है यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा के हवाले से? जी, बेपनाह उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत, वाज़े अक्सरियत तो वहाँ से निकल आई है। जो चंद रह गए हैं उस सिलसिले में भी हमारी सबसे बात हो गई है, यूक्रेन वालों से हो गई है, रूस से हो गई है, पोलैंड से हो गई है, रोमेनिया से हो गई है, हंगरी से हो गई है। जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं और उन्होंने तावन किया है। और एक अच्छी बात ये हुई है कि रूस और यूक्रेन में जो मुज़ाकरात में एक मुआहदा तय पाया है वो ये है कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाएगा। उस कॉरिडोर के जरिए इन लोगों को सेफ एग्जिट का मौका दिया जाएगा और उनको इंश्योर किया जाएगा कि वो किसी चीज की जद में ना आए। बहुत अच्छी खबर है ये। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन हमसे बात कर रहे थे जिस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है, साथ में यूक्रेन और रूस का जो मामला है। जिस तरह के शाह साहब से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से। फवाद साहब, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब ने जो है वो अपोजिशन को कबल वक्त इलेक्शन के लिए जो मुज़ाकरात की पेशकश की है, आप क्या समझते हैं ये पॉसिबिलिटी है कबल वक्त इलेक्शन हो सकते हैं? इलेक्शन तो वक्त पे ही होंगे और हम नहीं समझते कि इससे पहले इलेक्शन होने चाहिए। सबने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी, किसी पस मंजर में बात की होगी, इलेक्शन अपने वक्त पे ही होंगे। अच्छा फवाद साहब, ऑपोजिशन रहनुमाओं ने फवाद चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की और वजीर आजम भी मिले, लेकिन अचानक परवेज इलाही ने एक मशवरा दिया वजीर आजम को। वो ये कहा कि मोहतात रहिए अपने जिनसे आप मशवरे करते हैं। तो ये मशवरा, इस मशवरे को आप कैसे देखते हैं? परवेज इलाही साहब ने कोई हमें इस तरह की बात नहीं किया। वैसे भी ये हमारा अपना एक हदूदी मामला है
हम क्या फैसला करते हैं। PMLQ के फैसले हम नहीं कर सकते और PMLQ को ज़ाहिर PTI के फैसले मत करना। ठीक है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी सियासी मामलात पर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी चल रही है और सूरत हाल जिस तरफ जा रही है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों में जैसे कि अपोजिशन भी इस्लामाबाद पहुंचने वाली है, तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें की जा रही हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बड़े सख्त बयान सामने, शाह साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया और फवाद साहब ने बड़ा क्लियर कि इलेक्शन तो टाइम पे होगी, कबल इस वक्त होने का कोई चांस नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या रावलपिंडी का जो टेस्ट मैच है वो ड्रॉ होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तीसरे दिन खराब रोशनी पर खेल जो है वो जल्दी खत्म कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। आज और कल रावलपिंडी में बारिश का इम्कान है। मेहमान ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों ने जमकर बैटिंग की और जनाब 2 विकेटों की ऑब्वियसली नुकसान पर 271 रन बना लिए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। सिचुएशन क्या होती है, वो ये कहेंगे ना कि हम आए तो बहार आई, हम आए तो मतलब बारिश भी आ गई, वो वाली बात है। जब से इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा था पहले भी महकमा मौसमियात की जानिब से कि पॉसिबिलिटी है कि रावलपिंडी में बारिश हो सकती है, तो खराब रोशनी की वजह से जो खेल है वो ड्रॉ की तरफ जाता नजर आ रहा है। लेकिन क्या सूरत हाल बनने जा रही है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बैटिंग बहुत अच्छी की जा रही है बल्लेबाजों की जानिब से, और इस पर हम सवाल भी कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार सुहेब अलवी साहब ने। सुहेब साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सुहेब साहब जरा बताइएगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बॉल काफी टर्न हो रही है और साथ में जो पाकिस्तानी जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान कैंगरूज को जल्दी आउट कर लेते हैं, लेकिन कुछ मुश्किल लग रहा है उनके लिए भी, तो मैच किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि बैटिंग इस वक्त बड़ी स्ट्रांग चल रही है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। देखिए ड्रॉ सीम्स द ओनली ऑप्शन, लेकिन हैविंग सेड दैट अगर आपको बांग्लादेश का टेस्ट याद हो कि हम कोई 1 या 2 दिन 1.5 दिन में हमने उनके कोई 15 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। सो पॉसिबल कुछ भी है, लेकिन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस आर नॉट बांग्लादेशीज, दे आर फार मोर प्रोफेशनल आउटफिट। जैसे हमने देखा है उनको, जिस तरीके से उन्होंने हमारी पिच पे हमें बैटिंग करना सिखाई कि जब आपने अग्रेसिव खेलना होता है तो आप फिर अग्रेसिव खेलते हैं। आप ये नहीं सोचते कि मेरे 100 हो जाएंगे, मेरे 50 हो जाएंगे, मुझे अपनी जगह के लिए खेलना है, जो कि आई एम सॉरी टू से कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में कुछ ये नजर आया। पहले दिन समझ में आता था 245 for 1 नॉट बैड, लेकिन दूसरे दिन आपने कोई 50-55 रन बनाए 2 घंटे में, आप 150 गेंदें खेल के पता नहीं कोई 50 रन बना रहे हैं। सो आई थिंक दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। सो आई थिंक नॉट नेसेसरीली, अगर हाँ बारिश हो गई और आपका कोई आधा दिन या कोई 45 ओवर जाया हो गए अगले 2 दिन में, फिर मुश्किल लगता है कि कोई रिजल्ट है। हाँ। अच्छा सुहेब साहब, अभी हम यही कह रहे थे कि कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ी खतरनाक चीज होती है, सही तरह यूटिलाइज करना चाहिए। वही उस्मान ख्वाजा के हवाले से हो रहा था कि बहुत खतरनाक साबित होंगे और वो खतरनाक साबित हुए। तो आगे होने वाले मैचेस में पाकिस्तान को क्या गेम प्लान करना चाहिए? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान को अग्रेसिव खेलना चाहिए, सिंपल एज दैट। उनके हाथ में बल्ला है, उनके हाथ में गेंद है, आपके हाथ में बल्ला है, आपके हाथ में गेंद है। इट्स ऑल अ मेंटल गेम। और पिचेस जरा से आप स्पोर्टिंग बना लें, बिकॉज इतनी स्लो पिच बनाएंगे और वो भी पिंडी की आउट ऑफ कैरेक्टर जाके, इससे लगता ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जरा डरा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स एट स्टेक थे एंड दे वर मोर अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान लूजिंग। तो आई थिंक जो पिच बनाई है जितनी स्लो बनी है, और देखिए जो उनके खिलाड़ी आउट हुए दोनों अपनी गलतियों से आउट हुए हैं। आपके बॉलर लाख क्लेम कर लें कि हमने ये किया, हमने वो किया और हमने ऐसा प्लान आउट करके उनको आउट किया, वो सीधी सीधी है, वो दे वर गोइंग फॉर रन्स। वो पॉजिटिव खेल रहे थे, वो चाह रहे थे कि दिन में कोई 350 रन बनाए और 500 का टोटल जाके डिक्लेयर करें और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर डालें। वो कोई मौका नहीं जाने दे रहे थे, यूं कह सकते हैं। सॉरी जी, हाँ, यानी कि आप कहते हैं कि मैं कही थी सुहेब साहब कि वो कोई मौका जाने नहीं दे रहे थे, दे वर अवेलिंग एवरी चांस दे वर गेटिंग। एब्सोल्युटली, बल्कि वो सिर्फ चांस अवेल नहीं कर रहे थे, वो चांस क्रिएट कर रहे थे। ये आप क्रिएट कर रहे थे, बना रहे थे। ट्रू, देखें कि वो
हर ओवर में 4 रन के ओवर से जा रहे थे, वो 4 रन पर ओवर के हिसाब से। वो दैट मींस इतनी खराब गेंदें थोड़ी होती उनको कि वो 4 रन पर ओवर करें, वो आपकी अच्छी गेंदों को के अगेंस्ट रन बना रहे हैं। क्या बात है। मैं कहती हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट भी जरा से क्रिकेटर्स तमाम जरा एग्रेसिव हो जाएं, वो भी चांसेस क्रिएट करें, नहीं तो अवेल करें। और आप एक और चीज अवेल करें, वो है वक्फा। लेकिन रहिएगा हमारे साथ, वक्फे के बाद सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार, अभी बहुत कुछ बाकी है, सो प्लीज डू स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। तो ब्रेक से पहले तो सियासी मैदान में भी हम चले गए, खेलों के मैदान में भी जा चुके हैं, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि एक ऐसा दरख्त, वैसे तो हम दरख्तों पर देखते हैं कि ज्यादातर परिंदे रहते हैं, नहीं आप वही बोले ना, जहाँ ब्रेक में बोल रहे थे मुझे, वही बात कभी कभार बदलनी पड़ती है। तो आपने हमेशा देखोगे परिंदे घोंसलों के ऊपर और दरख्तों के ऊपर, लेकिन कभी हमने इंसान को नहीं देखा, खासतौर पाकिस्तान में। कराची के एक नौजवान है जिनका नाम फरमान है, और वो एक दरख्त पर रहते हैं परिंदों के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, और बाकायदा उनकी फैमिली सब कुछ है, लेकिन कहते हैं कि नहीं, अब बस बीवी भी मेरी नहीं है, और तो वो बेचारे जो है ना, जिंदगी में उन्होंने अपने आप को दरख्त और परिंदों और पत्तों और टहनी शजर उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया, जहां पर उनकी रिहाइश है। पूरे वहां पर खाने पीने की, जिंदगी गुजारने की तमाम अशिया मौजूद है, हत्ता के ऊपर एक बेसन भी है। मतलब मैंने तो जब इनके बारे में देखा और पढ़ा तो मैंने कहा है एक इंसान कैसे रह सकता है। लेकिन वक्फे में जो बात कर रहे थे शायद वो यही था, आप भी दरख्तों पर रहती थी, मैं कहती मैं आज भी दरख्तों पर रहने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज के वहां पर गए और मुलाकात की, और क्या बातें हुई, क्या उन्होंने मनाजिर देखे। इब्राहिम रिंद हमें ये बता रहे हैं कि उनकी क्या गुफ्तगू, क्या बात। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके अजीज़ाबाद नंबर 1 में, जहां पर एक शख्स नौजवान फरमान गुज़श्ता तकरीबन 8 साल से एक दरख्त पर रहता है। हमने दरख्त पे परिंदों को रहते हुए और अपना घोंसला बनाते हुए और रहते हुए तो देखा है, लेकिन हमारे कैमरामैन अमार खान दिखा सकते हैं कि ये वो आम का दरख्त है जिसके ऊपर ये नौजवान जो यहाँ पर रहता है फरमान, उस हवाले से उसके क्या मुश्किलात हैं, वो इस तरह यहाँ पे ज़िंदगी क्यों गुजार रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं, दरख्त पे कैसे चढ़ के जाता है, कैसे नीचे उतर कर आता है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे गुजारता है। तो आइए जानते हैं फरमान से उसकी ज़बानी। जी देखें, बिल्कुल आखिरकार हम बड़े मुश्किल रास्ते से बड़ी तकालीफ़ के साथ फरमान के घर पर पहुंचे हुए हैं, जिसका घर दरख्त के ऊपर बना हुआ है। बड़ी मुश्किल से हमारा कैमरामैन अमार खान भी पहुंचे और मैं भी। तो फरमान के घर के अंदर तो हम आ चुके हैं, जहां पर बेसन भी है, जहां पे सुबह उठ के मुँह धोता है, पानी की टैंकी भी है, मटका भी रखा हुआ है, जबकि इसको ये परेशान ना हो, बोर ना हो, अकेला महसूस अपने आप को ना करे, तो उसके साथ साथ इसने एक छोटा तोता भी रखा हुआ है जो कि इसके साथ बातें करता रहता है। तो फरमान से पूछते हैं कि ऐसी क्या वजूहात थी कि इसको दरख्त पर ही घर बनाना पड़ा। कराची में देख सकते हो महंगाई इतनी ज़्यादा है, एक किराए पे मकान लेने के लिए जाओ तो 10 से 11 हज़ार रुपये का खाली एक कमरे का मकान है इधर अजीज़ाबाद में। तो फिर चिक भी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मैंने अल्लाह का शुक्र है यहाँ अपना मकान बनाया, यहाँ आशियाना बनाया, महंगाई से भी बच गया, और जो लोगों की चिकमिकी होती हैं, जो किराएदार आके चिकमिक करता है, उससे भी बच गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस आशियाना में सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मैं उस अल्लाह का शुक्र मनाता हूँ, मेरी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजरी। यहाँ पे परिंदों की आवाज़ें भी आती रहती हैं, शोर शराबा भी होता है, इससे आप परेशान नहीं होते, या फिर परिंदों से दोस्ती कर ली है, आदत बन गई है? जी मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, ये परिंदे तो मेरे दोस्त बन गए हैं कि अज़ानें होने से पहले ना, फजर की नमाज़ें अज़ानें होने से पहले ये परिंदे कराची के उठ जाते हैं, पहले ये कौवे उठ जाते हैं, वो जैसे उठते हैं तो फिर उसके बाद मैं जल्दी जल्दी यहाँ से वज़ू वगैरह करता हूँ, जब तक अज़ानें होती है तो आराम आराम से उतरता। रमज़ान अल मुबारक का महीना आने को है, चंद ही दिन बाकी हैं। 8 साल से यहाँ रहते हैं, तो मोहल्ले वाले आपको सपोर्ट करते हैं किसी तरीके से भी? जी हाँ, यहाँ एक मेमन खाला है, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, मतलब अफ्तारी सेरी, अल्लाह का शुक्र है, उसकी वजह से मैं सारे रोज़े रखता हूँ, एक रोज़ा नहीं छोड़ता हूँ, 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ी जाती है। और ऊपर से यहाँ से मोहल्ले वाले आते हैं, जैसे फजर में मैं कभी कभी आँख लग जाती है तो आवाज़ दे के एक अंकल उठाता, फरमान नमाज़ नहीं पढ़ेगा, रोज़ा रख लिया। तो फिर यहाँ से उठ के, यहाँ पहले एक घंटी लगी हुई थी, तो जो भैंस की घंटियाँ नहीं होती बकरा ईद वाले, वो रस्सी बांध के नीचे डाली हुई थी, मैं सो जाता था, वो ऊपर नीचे से खींचते थे, वो बत्ती थी, मेरी आँख खुल जाती थी। तो
इस वजह से अल्लाह का शुक्र है फिर नमाज भी पढ़ लेता था। जैसे कि आपने फरमान नौजवान की बातें सुनी, इसका कहना है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने आप को मनवाना चाहिए, हालात कैसे भी हों अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए। जिस तरह ये एक अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहा है इस पेड़ पे, तो लोगों को चाहिए कि वो ज़मीन पर भी बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जी वाओ। तो इब्राहिम रिंद ने हमारी मुलाकात कराई है फरमान से, और जो एक बात मुझे अच्छी लगी है इसमें माया, वो ये है कि वो महंगाई से बच रहे हैं बेसिकली। वो बार बार यही कहते हैं कि हर चीज से बच जाता हूँ, हर चीज से मेरे जो है ना बचत ना बिजली का बिल, ना गैस का बिल, ना कोई घर का रेंट, ना पानी, आप सुकून से रहें। बस शदीद जब गर्मी हो तो हमारी दुआ है कि अल्लाह आपकी हिफाजत करे और आप सुकून से रहते रहें। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर रहा जा सकता है तो सोचना चाहिए हमें। थैंक यू इब्राहिम भाई, बहुत जबरदस्त जगह आपने घुमाई। लेकिन अब हम आगे एक और खबर आपको बताते हैं। कराची में गुज़श्ता हफ्ते मनशियात स्मगलिंग की जो कोशिश थी उसको नाकाम बनाया गया है। बड़ा मुनफरिद तरीके से स्मगल हो रही थी, और अमूमन हमने देखा है कि अलग अलग तरीके अपनाते हैं जितने भी स्मगलर्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये मनशियात की स्मगलिंग कुछ अजब ही तरीके से। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग भी जानें किस तरीके से गाड़ी के अंदर मनशियात को छुपाया जाता है, वो कौन से तरीके अपनाए जाते हैं कि वो पकड़े ना जाएं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसी पर हमारे जो नुमाइंदे फयाज यूनुस, उन्होंने कुछ एक रिपोर्ट तैयार की, वो आपको दिखाते हैं किस तरीके से पुलिस एहलकारों से उन्होंने गुफ्तगू भी की है, जो ये बता रहे हैं कि ये किस तरह से मनशियात जो है वो छुपाई गई थी गाड़ी के अंदर। जी बिल्कुल, अब कराची में मनशियात फरोशों ने मनशियात सप्लाई का जो नेटवर्क है उसमें कुछ तब्दीली की है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर अब काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जा रही है। तो अब मुल्जिमान फैमिली को जो है गाड़ी में बिठाते हैं और जो कार के ज़रिए उनको लाते हैं। ये कार है जो 2 रोज़ कबल शालतीफ पुलिस ने रोकी थी, जिसके खुफिया खानों में 30 किलो चर्स मिली थी। इसके जो फ्रंट डोर है उनमें जो है 3 किलो और बैक साइड वाले डोर्स में 4 और डिग्गी में जो है 15 से 16 किलो। ये जो खाने हैं इसके अंदर स्पेस बना हुआ होता है, जिसमें ये तमाम तर मुल्जिमान और ये जराइम पेशा अफराद जो है टेक्निकल तौर पर जो है तमाम तर चीज़ें जो है छुपाते हैं, मंशियात छुपाते हैं। कुछ मुल्जिमान इनमें असला भी छुपा कर जो है मुख्तलिफ रस्तों से कराची लाते हैं। पुलिस ने इन तमाम तर जब गाड़ी को इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई पर रोका, इन तमाम तर चेकिंग की, तो इसमें से 30 किलो चर्स जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जाती है वो बरामद की। ये कहाँ से आपको कितनी चर्स मिली और किस तरीके से आपको पता चला, जरा बताइएगा। सर, डोर्स के जो बीच में स्पेस है उसके अलावा सर स्पेयर व्हील के अंदर भी जो है चर्स मौजूद था। जब गाड़ी रोकी, इसका सर्च किया हम लोगों ने, तो स्पेयर व्हील और डोर्स के अंदर जितने भी है स्पेस बने हुए हैं पर्दे के पीछे, उनके अंदर से सर बरामद। देखिए, ये गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगाई हुई थी वो भी जाली थी। इस गाड़ी में जब ड्राइवर को हिरासत में लिया तो उसके साथ जो दूसरा शख्स था वो फौरी तौर पर जो है भाग गया। पुलिस का कहना है कि ये एक बलूचिस्तान का गैंग है जो कराची में मंशियात काफ़ी अरसे से सप्लाई कर रहा है। अब इनके जो दीगर गैंग के लोग जो बलूचिस्तान में मौजूद है, अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ताकि जो कराची में मंशियात की सप्लाई का जो सिलसिला है उसको रोका जा सके। पुलिस का कहना है कि जो मुल्जिमान है जो गिरफ्तार किए गया है इस कार्रवाई के दौरान, वो इंतहाई मतलूब मंशियात फरोश है और इससे पहले भी वो गिरफ्तार होकर जेल जा चुका था और जमानत पर आया था, और एक मरतबा फिर वो कराची में बड़ी तादाद में मंशियात सप्लाई करना चाहता था। जी वाह, शुक्रिया फयाज साहब, आपने एक बहुत ही अहम रिपोर्ट हमें दिखाई, और किस तरीके से ये इतनी तादाद में, जिसकी तादाद 30 kg, इस तरह हर दरवाजे के अंदर, उसके फ्रेम के अंदर और जो है जैसे चेकिंग की जाती है माया, उसमें डिग्गी खोल के देखा जाता है, दरवाजे खोल के देखा जाता है, किसी को ये मालूम नहीं होता कि दरवाजों के अंदर हो सकता है। लेकिन जैसे कि फयाज बता रहे थे कि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी ये, तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई ही हो सकती है जिस तरीके से आपको ये पता लग जाए कि गाड़ी के अंदर किन जगहों पर इन अफराद ने कुछ मनशियात जो है वो छुपाई हैं। पुलिस को भी भाई थम्स अप, जबरदस्त, हम दोनों की, हम सबकी तरफ से एक अच्छे तरीके से उन्होंने इसको हैंडल किया और इनको बेनकाब किया और गिरफ्तार किया। साथ में आगे बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ते जा रही है और साथ में हम देख रहे हैं कुव्वत खरीद जो है वो लोगों की कम से कम होती जा रही है, पैसे बच नहीं रहे, लोग परेशान हो जाते हैं। पैसे सेव करना माया बड़ा मुश्किल काम है, मेरे से नहीं होते। पैसे सेव करने तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं होता कि हम किस तरीके से, हमारे जो अखराजात हैं वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हमें बेसिक्स जो हमें मीट करने अपने एंड्स वो तो करने ही है, बिल तो देना ही है, फीसें देने ही है। पैसे सेव कैसे करती हैं आप?
मैं पैसे सेव कैसे करती हूँ? मैं पता है क्या करती हूँ, अब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की है। मनी बॉक्स में रखा मैंने 3 हिस्सों में, जैसे मेरे याद, मैंने पहले ही बताया, 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। क्या मुझे स्पेंड करना है, क्या मुझे इन्वेस्ट करना है और क्या मुझे सेव करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो हम सबको अपनाना चाहिए। लेकिन और क्या तरीकेकार हो सकता है, किस तरीके से पैसे बचाए जा सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, कुव्वत खरीद कम होती जा रही है, लोगों के जो माशी हालात हैं वो खराब होते जा रहे हैं। क्योंकि एक सर्वे है उससे पता चला है कि 84% पाकिस्तानी अब तक माशी हालात के बायस पैसे बचाने में नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है। तो पैसे को कैसे बचाना है, ये हमें सूरत-ए-हाल जाननी है और यही हमने जानने के लिए राब्ता किया है। हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात डॉक्टर शुजात मुबारक। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। आज बड़ा मुनफरिद और मुख्तलिफ टॉपिक हम लेके आए हैं आपसे कुछ टिप्स लेने के लिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सर कैसे पॉसिबिलिटी है जब इतनी महंगाई हो जाए, कुव्वत खरीद भी कम हो जाए, आमदनी भी कम हो जाए, तो किस तरीके से पैसे बचाए जाए? क्या पॉसिबिलिटी है कि पैसे सेव किए जा सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि अगर मैं बचत का तरीका बताऊंगा तो सबसे पहले मुझे देखना होगा मेरी अपनी सेविंग रेशियो कितनी है। तो मैं आपको कुछ हकायक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिसकी मदद से हम अपनी सेविंग को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़े से हकायक अगर आपके गोश्तगुजार कर दूं कि पाकिस्तान में जो सेविंग रेशियो था हमारा 2011 में वो तकरीबन 10% था कि अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 10% सेव कर लेते थे, ग्रॉस सेविंग रेशियो था। लेकिन अभी 2021 में ये कम होके कोई 7% पे आ गया, 6.9% पे। तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले 10 सालों में हमारी जो सेविंग रेशियो है वो 3% से कम हुई है और ये खित्ते में कम तरीन है। जबकि इंडिया में अगर आप देखें तो वहाँ पे तकरीबन 15% तक सेविंग रेशियो है, बांग्लादेश में भी इस तरह से 14-15%, बाकी भी श्रीलंका वगैरह में भी सेविंग रेशियो से कम। इसकी बुनियादी 2 वजह। एक तो बुनियादी वजह ये कि हमारी जो पॉपुलेशन है, स्पेंड पॉपुलेशन वो बहुत ज्यादा है। घर में एक खाने वाला और 3 लोग खाने वाले, तो जाहिर है कि जो भी आप कमाएंगे वो डेफिनेटली वो ज्यादा पॉपुलेशन होगी वो चला जाएगा। सेकेंडली महंगाई, जो आपकी ग्रॉसरी पिछले 1 साल पहले 50,000 की आती थी उसमें तकरीबन 26% इजाफा हो गया, यानी कि अब वो 60-65 हज़ार रुपए की वही ग्रॉसरी आएगी। जबकि इनकम में इजाफा महंगाई के इजाफे से कई गुना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी सूरत में हम अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं या क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पाकिस्तान का शहर ऐसा है, पिछले दिनों एक बड़ा खबरों में था, लेकिन उसकी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा सेविंग रेट और सबसे ज़्यादा इनकम उस शहर की वो है सियालकोट। और इंटरेस्टिंगली सियालकोट की जो एजुकेशन या लिटरेसी रेट है वो आम पाकिस्तानियों जितना ही है, मतलब वो हमारे जितने ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम उनका हाईएस्ट है। और आपको हैरानगी होगी कि सियालकोट ने तकरीबन $2 बिलियन की 2.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की है पिछले साल। तो सवाल ये पैदा होता है कि सियालकोटी ऐसा क्या करते हैं कि जो कराची के लोग, लाहौर के लोग, फैसलाबाद या दूसरे लोग भी कर सकते हैं और वो भी अपनी पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सियालकोट के लोगों ने जो हमारी जो रिवायात हैं, जो रिवायती हमारे तरीका आमदन है उसको हटा के वहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ अडॉप्ट की है कि वो हर घर के अंदर एक छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री है। कोई बंदा फुटबॉल बना रहा है, वो गपशप भी लगा रहे हैं, फुटबॉल भी सीख रहे हैं, कोई हॉकी बना रहा है, कोई कुछ चीज़ बना रहा है। तो हर घर के अंदर घर का हर फर्द पढ़ भी रहा है और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी उसकी। तो ये एक्सक्यूज यानी कि आप ये कह रहे हैं, यानी कि डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं आज थोड़ा सा इंटरप्ट आपको इसलिए कर रहा हूँ कि एक चीज हम ये क्लियर कर लें कि आप ये कह रहे हैं कि यानी कि अब हालात ऐसे हो गए हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है और कुव्वत खरीद क्योंकि कम होती जा रही है, तो अब घर के हर फर्द को कमाना बहुत जरूरी है। चाहे छोटे छोटे काम करें, लेकिन तमाम अफराद जो है घर के वो कोई ना कोई काम जरूर करें ताकि आपके पैसे सेव हो सकें। जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप इनकम नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी सेविंग इंक्रीज नहीं हो सकती। ये एक एस्पेक्ट है। तो मेरी ये गुजारिश है आपके प्रोग्राम की वसादत से हमारे नाजरीन को कि हमारे यहाँ रिवायती सोच है कि क्यों हम ऐसे घर पे काम करें, और अगर घर पे ये कैसा मुमकिन है कि घर पे भी कोई लोग काम कर सकते हैं। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप इंडिया में देख लें, आप जो बाकी हमारे खत्ते के ममालिक, इवन चाइना में आप देख लें कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, घरों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उसकी मालियत, उसकी जो कंट्रीब्यूशन वो कहीं ज़्यादा है बड़ी इंडस्ट्री से, और इसीलिए जो इनकम इक्वलिटी है वहाँ पे काफ़ी बेहतर है। तो शायद ये वो वक्त आ गया है कि एक तरफ हम अपनी जो वो लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं वो जो फिजिकल स्किल्स के थ्रू अपनी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं, और वो लोग जो पढ़े लिखे हैं तो आप देखें कि एक IT का रेवोल्यूशन आ गया है।
फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान शुक्र है खुदा का कि काफी हम ऊपर जा रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश फ्रीलांसिंग में तकरीबन दुनिया के टॉप 2-3 कंट्रीज में आ रहा है। तो फ्रीलांसिंग के थ्रू आप घर पे बैठ के डिफरेंट किस्म के काम करके, जो जिसमें अमेज़ॉन का स्टोर है या और डिफरेंट इस तरह के स्टोर्स हैं, उसमें आप डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करके एक लेजिटिमेट इनकम के थ्रू अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हैं। तो 2 एस्पेक्ट्स ये हैं कि आपको इनकम बढ़ानी है, जो एक और जी 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 आई एम सॉरी आपको कट करी डॉक्टर साहब, आप पहले बात कंप्लीट कर लें, मुझे बहुत एक अहम सवाल करना था आपसे। अच्छा, जो दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था, ये तो चीज होगी इनकम बढ़ाने की, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी कंजम्पशन भी कम करनी है। मैं जब भी ये बात करता हूँ लोगों से तो कहते हैं कि आप अजीब सी बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन कम कैसे होगी। तो मैं अगर आपके गोशगुजार करूँ कि देखें, आज से 20 साल पहले या 18 साल पहले मोबाइल फोन एक लग्जरी की हैसियत रखता था। इंटरनेट जो है वो खाल खाल लोगों के घरों में होता था, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करते थे और अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट कम थी। लेकिन पिछले 20 सालों में एक एक घर जिसमें उनके पूरे खानदान में एक मोबाइल फोन नहीं होता था, हर घर के हर शख्स के पास, इवन जो बच्चा 7-8 साल का उसके पास भी मोबाइल फोन है और इंटरनेट। तो आप ये देखें कि अगर आप इस तरह के एक्सपेंडिचर्स को कर्टेल करेंगे तो आपकी इनकम काफी हद तक कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल की यूसेज को कम करें। आप मोबाइल, क्या ये जरूरी है कि मोबाइल फोन का जो मॉडल है वो हर साल चेंज किया जाए? क्या ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अपने जो 2 सवाल अब मेरे जी, अब तो मेरे जहन में एक सवाल था, अब आपकी इस बात से 2 सवाल बन गए। 2 सवाल बन गए मेरे। एक तो ये कि जैसे कि अभी इस बात से आपको जो सवाल आ रहा है वो ये है कि जरूरत और चाहत, नीड और वांट का फर्क अगर खत्म हो गया, उस पर रोशनी डालिएगा। दूसरा, एक किताब है बर्क हेजेस की, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। वो हमारे यहाँ आप क्या समझते हैं, अगर हम आम आदमी की तरफ उसको कहें कि उसमें स्पेंड, सेव, इन्वेस्ट किस तरीके से करना है, कैसे उसको शुरुआत से बच्चे को सिखाना है, कैसे उसको बताएं कि सेपरेट करना है आपने अपने पैसे जो आपको पॉकेट मनी दी जाती है, तो क्या वो आज से अगर हम उसकी बुनियाद रखें तो डू यू सी कि 20 इयर्स में तो डिफरेंस आएगा? जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमने बच्चों को बचपन से ही ये तरबियत दी जाती है कि बेटा, वो बच्चा ये कहता है मुझे ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है, और हम उसको वही चीज़ दिला रहे होते हैं। जबकि दुनिया के अंदर बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रिंसिपल के आप उनको सिखाते हैं कि जो आपकी पॉकेट मनी है आप उसको इन्वेस्ट करके उससे जो इनकम आएगी उससे आप चीज़ खरीदेंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि हम अपने बच्चे को ये कहें कि बेटा 1 साल आप सेविंग करें, मैं आपकी ये जो सेविंग है ये वहां पे इन्वेस्ट करूंगा, इससे जो पैसे आएंगे फिर आपके टॉयज लेंगे, फिर अगले साल ये लेंगे। तो अगर हम इस तरह की जो थिंकिंग है वो प्रमोट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक बचपन से रुझान सेविंग का बढ़ेगा। दूसरी बात जो आपने की कि नीड एंड वांट, वो बढ़ जाएगा। नीड वो चीज़ है जो कि जिसके बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। जो बुनियादी अशिया है हमारी, अशिया फौरनोश है, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान समझ लीजिए। लेकिन वांट वो है जो कि जिनके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह कि हमने अपनी जो वांट है उनको भी नीड बना ली है कि मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं है, अच्छे लैपटॉप के बगैर गुजारा नहीं है, जो ब्रांडेड हमने कपड़े हर महीने पहनने हैं, अच्छे जो बेहतरीन ब्रांडेड शूज वो हर महीने हमने लेने हैं। तो ये हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जिनको हम नीड समझ रहे हैं वो हमारी वांट्स हैं जिनको हमने नीड बना ली है। वांट है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ में ये भी बताएगा, मैं इस तरफ भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लोग ये चाहते हैं उनके पास जितने पैसे पड़े हैं अकाउंट में, चाहे 10 लाख या 20 लाख है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। और आजकल हम देख रहे हैं मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज हैं, मुख्तलिफ ऐसे छोटे छोटे जो हैं वो ऑफिस बन गए हैं जो ये ऑफर करा रहे होते हैं कि भाई आप हमारी फलाना स्कीम में हिस्सा लें, इतने पैसे इन्वेस्ट करें, इतना मुनाफा हासिल करें, आपके पैसे ऐसे बच सकते हैं। उसमें फ्रॉड होते हैं बहुत ज्यादा। अगर कोई इंसान अपने पैसे सेव करना चाहता है, किस किस्म की स्कीम्स हैं? कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और कोई स्कीम्स हैं जिसमें वो हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें वो अपना जो मुनाफा है वो हासिल कर सकते हैं या अपने पैसे सेव कर सकते हैं? देखिए, एक बात तो बड़ा क्लियरली मैं आपके नाज़रीन को बता दूं कि दुनिया में कोई भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट वेन्यू नहीं है जहां पे आज आप इन्वेस्ट करें 1 लाख रुपए और आपको 6 महीने में 5 लाख या 10 लाख मिल जाए। अगर कोई ऐसा कहता है तो बिल्कुल झूठ है, उससे बच के रहें। और पाकिस्तान में वैसे भी इस तरह की इललिजिटिमेट और फॉर्जरी की बहुत सारी स्कीम नजर आ रही हैं। आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं? आपके पास गवर्नमेंट के बहुत सारे वेन्यूज हैं। देखें, अगर कुछ लोग हमारे यहाँ क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग प्रिवेल कर रही है, आपके पास इस्लामिक बैंकिंग के बड़े वेन्यूज हैं। अगर आप कमर्शियल बैंकिंग पे बिलीव नहीं करते, आप इस्लामिक बैंकिंग में म्यूचुअल फंड्स हैं और भी इस तरह की जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट की वेन्यूज है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आप मतलब
आप नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट वेन्यूज हैं, और अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरे जो स्ट्रेंथ, जो समझ लीजिए कि रेप्यूटेबल इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर कोई शख्स, किसी को ये कॉल रिसीव होती है कि जी आप 10 लाख इन्वेस्ट करें और आपको 4 महीने में आपको 1 करोड़ मिल जाएगा, तो ये फिर तो पॉन्जी हो जाएगा ना, फिर तो वो जी वो पॉन्जी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपकी बात से ये हम दोनों को ये समझ में आया, मुझे तो ये समझ में आया, शाजिब अपनी स्पीक ऑन हिज बिहाफ, हमें समझ में आया कि हमने अपनी चाहतें बहुत बढ़ा ली हैं जिसको हमने जरूरतों का नाम दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, एंड आपके साथ हमेशा बैठकर बहुत सीखने को मिलता है, बहुत जानने को मिलता है। गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह आपको फिर एक, शाजिब जैसे कहते हैं, आपको फिर हम एक बहुत ही जबरदस्त सर्वे के साथ और एक सवाल के साथ आपको फिर तंग करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। जब लोग परेशान होते हैं तभी हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हो सकता है, लोग कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे जो मुआशी हालात लोगों के खराब हो रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसमें क्या क्या हमें करना चाहिए। मैं शाजिब को बताती हूँ कैसे बचा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा वक्फा ले रहिएगा हमारे साथ। मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ 3 खानों में डिवाइड। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हम एक दूसरे के साथ पूछते रहते हैं, आप वेलकम बैक कहेंगे, मैं वेलकम बैक कहूंगी, दोनों ही कह रहे हैं। शाजिब और माए की तरफ से वेलकम बैक जी, हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। शुभ सवेरे पाकिस्तान में आप हमारे साथ मौजूद हैं, और कभी आपके साथ ऐसा वाकया पेश आया तो आपको याद दहानी कराएंगे शाजिब अहमद। नहीं, मैं क्यों याद रखूंगा, मुझे कभी किसी टीचर ने कुछ नहीं कहा बाल रखेंगे, मेरे हमेशा से बाल ऐसे ही छोटे ही ऐसे ही रहते थे हमेशा से बाल ऐसे हैं। अच्छा, उसकी बात है, मेरे भी बाल ऐसे ही होते थे स्कूल में, बिल्कुल बॉयकट, ये बात बिल्कुल बॉयकट होते थे मेरे बाल स्कूल में, तो वो कभी मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन हम चाहेंगे कभी आपकी वो पिक्चर हम ऑनर चलाएं जो आपके बॉयकट बाल होते। हाँ ठीक है, डन, मुझे कोई मसला नहीं। हुआ कुछ यूं है, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय रियासत है कि वहां पर एक प्रिंसिपल ने बार बार वार्निंग दी बच्चों को, जिसमें तकरीबन 84 बच्चे शामिल थे कि आप लोग अपने बाल कटवा कर आए, जो कवायद और ज़वाबित हैं स्कूल की, उसकी खिलाफ वर्जी है। आपको चाहिए कि अपनी, जैसे स्कूल में एक डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, उस तरीके से आपको बाल कटवाने। लेकिन जब बच्चों ने बार बार वार्निंग देने पर भी बाल नहीं कटवाए तो प्रिंसिपल ने किया कि कैंची हाथ में पकड़ी और तमाम 84 बच्चों के बाल काट दिए। बिल्कुल, सामने जब आते तो आपके एक फैशन स्टाइल होता है ना, करने का बहुत टाइम, बेटा स्कूल में स्कूल की तरह बच्चों की तरह पढ़ लो। और मैं तो, हम दोनों इस बात से अप्रिशिएट करती हैं, आप इसके खिलाफ? मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो प्रिंसिपल ने किया। वजह? हाँ, क्या वजह? वजह इसकी यह है कि यही वो टाइम है जब वो डिसिप्लिन सीखेंगे। बड़े होने के बाद उनके जो मर्जी है, हमें बचपन में कहा जाता था बड़े हो जाओ, अपने कमाओ, अपने खर्च करो, तुम्हें पता चलेगा। और वाकई में जब हम बड़े हुए, अपने पैसे हमने खर्च करने शुरू किए, उसे पता चला कितनी चीजें हमें बचपन में सही कहते थे, आज उनको बुरा लग रहा होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि वालिदैन ने महकमा तालीम से शिकायत की कि आपके प्रिंसिपल ने हमारे बच्चों के बाल क्यों काटे हैं। लेकिन जब मुकदमा दर्ज कराने उनके वालिदैन गए तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। मुकदमा दर्ज नहीं होगा, प्रिंसिपल ने बिल्कुल ठीक किया। अब शाजिब, हम अगला सेगमेंट हमारा चल रहा है, जो हम जा रहे हैं वो एक बहुत अहम मौजू है। बिल्कुल, क्योंकि हम ऑनलाइन हरासमेंट की बहुत बात करते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, इसमें अक्सर इस पर डिस्कशन भी हमारी हो रही होती है मुख्तलिफ केसेस पर। लेकिन आज एक मुख्तलिफ पहलू है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन हरासमेंट पे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कई अदाद शुमार सामने आते हैं, खवातीन को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है ऑनलाइन, और उसके बहुत केसेस जो हैं वो मंजर आम पर भी आते हैं। उसके बाद कुछ हो नहीं पाता, कभी एक्शन हो जाता है कुछ केसेस में, ज्यादातर नहीं होता है, ज्यादातर नहीं भी होता। खवातीन भी फेस करती हैं, लेकिन साथ साथ शाजिब, नॉट ओनली खवातीन, आदमियों के साथ भी बहुत सारे हरासमेंट के केसेस आते हैं। कभी पर्सनल ग्रजेस, ज्यादातर पर्सनल ग्रजेस होते हैं, उसमें ईगो का मसला बन जाता है, अना के मसले पर आके किसी को, आपकी तस्वीरें किसी की लीक हो जाती हैं, किसी की बदनामी हो जाती है, किसी के नाम के फेक प्रोफाइल्स बन जाते हैं। और सिर्फ खवातीन नहीं इसका सामना करती, इस हरासमेंट का आदमी भी, क्योंकि हमें ये समझने की जरूरत है कि हरासमेंट बेसिकली हर किस्म की हो सकती है। आपके फेक आईडीज बनाए जाते हैं, आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपको तंग किया जाता है, बहुत सारे ऐसे जरिए होते हैं जिस तरह से आपको
ऑनलाइन हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। और इसमें ना सिर्फ खवातीन इसका शिकार है बल्कि मर्द भी इसका शिकार हो चुके हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है गैर सरकारी तंजीम डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की जानिब से जो इदारे की हेल्पलाइन को गुज़िश्ता साल ऑनलाइन हरासानी की 4000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई, जिसमें से 30% शिकायत जो थी वो मर्द हजरात की थी। जी हाँ, ये डिजिटल जो है DRF फाउंडेशन जो है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये सामने आना ये अपने आप में हिला देने वाली खबर है कि 30% शिकायतें आदमियों, मर्दों, लड़कों यानी मेल्स की थी। क्यों थी, क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या उन्होंने अपनी कहानियां क्या बताई, वो केसेस क्या थे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में बिल्कुल हमारे साथ साइबर क्राइम एडवोकेट फातिमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं। फातिमा साहिबा को खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। फातिमा साहिबा, अभी तक हमने ज्यादातर ये सुना होता है कि खवातीन को हरासमेंट का जो है वो सामना करना पड़ता है, खासतौर पर जब ऑनलाइन हरासमेंट की बात करते हैं। जो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं? कुछ ऐसी शिकायत भी मौसूल हुई है जिसमें मर्द हजरात भी हरासमेंट का शिकार हुए? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। अगर हम हरासमेंट की बात करें तो हमारी सोसाइटी में लोगों को यही लगता है कि खाली वुमेन जो हैं वो हरासमेंट का विक्टिम बनती हैं, ये जो लड़कियां हैं उनको हरासमेंट के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। बट अगर आप एक्चुअल सिचुएशन को जाके देखें, फैक्ट्स को जाके देखें, तो यू विल बी सरप्राइज कि खाली फीमेल को हरासमेंट फेस नहीं करनी पड़ती बल्कि मेल्स भी हरासमेंट के विक्टिम बनते हैं। अगर ये हरासमेंट की बात करें तो ये हरासमेंट जो है वर्क प्लेस पे भी हो सकती है कि उनको लाइक वर्क प्लेस पे हरासा किया जाता है, या अगर दे आर अवेलेबल और अगर वो साइबर स्पेसेस को यूज़ करते हैं, इंटरनेट पे वो अवेलेबल हैं, या अगर वो इंटरनेट को यूज़ नहीं भी करते बट स्टिल उनको वहाँ पे भी हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। अगर हम हरासमेंट की बात करें तो हरासमेंट में समटाइम ऐसा हो सकता है कि उनके जो है फेक आईडीज़ बन जाते हैं, या हम आए दिन देखते रहते हैं कि बहुत से मेल पॉलिटिशियंस भी हैं, उनकी वीडियोस आए दिन लीक कर दी जाती हैं, उनको डिफेम किया जाता है, उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है। वो वीडियोस उनकी जो बहुत ही प्राइवेट वीडियोस होती है वो एकदम सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। ये कोई ऑफिसर्स हो सकते हैं लेकिन जिनकी रेपुटेशन अच्छी है। इवन अगर आप ऑर्डिनरी सिटीजन्स की बात करें, आम सिटीजन्स की भी बात करें, उनको भी हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। हम खाली ये नहीं कह सकते खाली फीमेल ही हरासमेंट की विक्टिम है, बट मेल्स भी बनते हैं। और इसके अलावा अगर जो हम यंग जनरेशन यूथ की बात करें तो मेरे पास खुद ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसमें लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो आके बताते हैं कि जी हमें हरासा किया जा रहा है, हमारे फेक प्रोफाइल्स बन गए, हमारी प्राइवेट पिक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है जो हमने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, उनका जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है समटाइम। एग्जैक्टली और वो जो है वो उसको पब्लिक की एक्सेस में दे दिया जाता है, सोशल मीडिया पे उनको वायरल कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और हमें ये चीज़ एडमिट करने की ज़रूरत है आज के खाली फीमेल हरासमेंट की विक्टिम नहीं बनती बल्कि मेल्स भी बनते हैं। और इसके अलावा अभी रिसेंटली एक और बड़ा इंसिडेंट हाईलाइट हुआ था जिसमें एक यंग बच्चा था, लाइक ही वाज 15-16, ही कमिटेड सुसाइड। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की गई कि व्हाट वाज द रीज़न कि इसने इतना बड़ा ये कदम उठाया, तो जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि उस बच्चे की जो प्राइवेट पिक्चर्स या वीडियोस थी वो किसी ने उसको लाइक प्रेशराइज करके, थ्रेट करके उसकी वो वीडियोस बनाई थी और उसकी वजह से उसको डेली बेसिस पे ब्लैकमेल किया जाता था कि अगर तुमने हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया तो हम तुम्हारी पिक्चर्स या वीडियोस को वायरल कर देंगे। बचाए इसके वो बच्चा अपनी फैमिली के साथ इंसिडेंट को शेयर करता है। ही वाज सो मच प्रेशराइज्ड कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि वो सुसाइड उसने कमिट कर ली। अल्लाह आसानी फरमाए। अच्छा फातिमा, आप जिस तरह DRF के हवाले से आप हमारे साथ मौजूद भी हैं, आप साइबर क्राइम एक्सपर्ट भी हैं, ये जो सर्वे हुआ जिसमें आपके जो केसेस हुए पता चला कि 30% जो है वो आदमियों के केसेस थे, जरा सा बता सकती हैं लोगों की थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए किस तरह के केसेस की तादाद ज्यादा थी जो आपके सामने आई? ज़्यादातर जो है ना आजकल सोशल मीडिया हर किसी के एक्सेस में आ गया, एवरीबॉडी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हर कोई यूज़ करता है। इंटरनेट इतना मतलब इजी टू एक्सेस है और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है पाकिस्तान में, तो हर एवरी सेकंड पर्सन इज़ हैविंग एक्सेस टू स्मार्टफोन्स, इंटरनेट हैं आपके पास में। तो जो सबसे ज़्यादा हरासमेंट के आजकल इश्यूज आते हैं वो साइबर स्पेसेस के ऊपर ही हैं। बाकी भी ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती हैं लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हर किसी के एक्सेस में आती है, क्राइम्स भी उसी तरह के हो रहे हैं। तो मेरे पास खुद ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसमें मेल्स को सोशल मीडिया पे डिफेम किया जाता है, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई जाती हैं, उनकी प्राइवेट पिक्चर्स को शेयर किया जाता है। इवन अगर उनकी कोई डिसेंट सी पिक्चर्स है उसको जो है वो चेंज करके, उसको जो है कंप्यूटर पे आप उसको चेंज करके ऑब्जेक्शनेबल बना के उसको जो है पोस्ट कर देते हो। वो इतनी ओरिजिनल लगती है कि ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल में। जी जी बिल्कुल
अच्छा फाता, आपसे मैं एक बात समझना चाहता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बेसिकली अगर हम ऑनलाइन हरासमेंट की अगर हम ऑनलाइन हरासमेंट की बात करें तो ऑनलाइन हरासमेंट के जुमरे में क्या कुछ आता है कि हम ये समझ सकें कि ये चीज हरासमेंट है और ये चीज नहीं है? ट्रू। डिफेमेशन, अगर आप किसी को सोशल मीडिया पे जो है डिफेम कर रहे हैं, उसकी पिक्चर्स लगा के और उसको ऑब्जेक्शनेबल बना के कि उसकी वजह से उसकी डिग्निटी जो है वो हर्ट हो रही है, उसकी इज्जत को मजरूह कर रहे हैं आप, वो डिफेमेशन में आता है। समटाइम आपका जो प्राइवेट डेटा है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, उसको एक्सेस करके जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर आपकी रेपुटेशन डैमेज हो रही है, वो साइबर क्राइम में फॉल करता है। समटाइम ऐसा होता है कि आपके अगेंस्ट जो है वो एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे क्रिएट कर दिया जाता है, आपके लाइक एक्चुअल सिचुएशन कुछ और होती है आपके, लेकिन उसके अलावा आपको डिफेम करना, आपके अगेंस्ट जो है वो झूठी बातें फैलाई जाती हैं। फिर ऐसा भी होता है कि आपकी फैमिली के अगेंस्ट जो है वो चीजें शेयर कर जी इस तरह की चीजें हैं। तो ये साइबर क्राइम अगर हरासमेंट के बात है जिसमें आपका प्राइवेट डेटा भी आ सकता है, पिक्चर्स भी है, वीडियोस भी हैं। जी सब कुछ आपको खुद एहतियात करने की थे और खवातीन के भी। अब तो हम खवातीन को भी ज्यादा फोकस करते थे, शाहजेब जिसने इस तरह कहा। अब तो वाकई में सबको बहुत बच के रहने की जरूरत है। अपनी मैं तो कहती हूँ प्राइवेट तस्वीरें इस तरह आप खींचे ही ना, खींचने की क्या जरूरत है, लेकिन चले आप खींचते तो आप जरा एहतियात करें। आपको इंटरनेट से दूर रहना चाहिए और अपना फोन भी इधर उधर रखना नहीं चाहिए, अपना फोन किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए, अपने हर जगह लॉग इन नहीं करना चाहिए, तमाम चीजें। थैंक यू सो मच फातिमा, आपने हमें ज्वाइन किया और आप साइबर क्राइम एक्सपर्ट भी हैं और साथ DRF के हवाले से भी आज हमारे साथ मौजूद थी, जिसमें आपने ये शेयर किया कि 30% जो आपका केसेस थे उनमें हजरात के हरासमेंट के ऑनलाइन के केसेस आए। थैंक यू सो मच। अब हमें बचने की जरूरत है, एहतियात करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। हमारे साथ इस वक्फे के बाद शाहजेब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। विल बी राइट बैक। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप नाश्ता कर रहे होंगे और आपके हाथ में कप का या कॉफी का चाय का कप जो है वो होगा, लेकिन बड़ा जरूरी है कि आप नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी पुरानी कहावत है ना शाहजेब के नाश्ता बादशाहों की तरह और दोपहर का खाना शहजादों की तरह और रात का खाना जो है वो बहुत गरीब की तरह खाएं कि इसमें कम कम हो और जो है मुफलिस की तरह। हमारा उल्टा हिसाब है, हम रात का खाना बादशाहों की तरह खाते हैं और दोपहर का अक्सर स्किप कर देते हैं। नाश्ता हमें पता ही नहीं होता कि हमारा नाश्ता हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल, हमारा जिस तरह से रूटीन होता है इसमें सुबह जल्दी जल्दी, अगर सिर्फ माया हम अपनी बात भी करें तो हम सुबह कुछ नहीं खा पाते। बस ये होता है कि जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है उसके बाद हम कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। सुबह आपका नाश्ता करना बहुत जरूरी है। नाश्ता स्किप करना कितना नुकसानदेह हो सकता है, दोपहर खाना आपको क्या करना चाहिए और किस टाइम पे करना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए, सब बातें जानना बहुत जरूरी है। एक और बात बताऊं शाहजेब, खाना स्किप करना ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके ऑर्गन्स को, आपके सिस्टम को, आपके पेट के हालात को, वो जुड़े हुए आपके दिमाग के हालात को, उसके बाद आपके मूड को वो किस तरह अफेक्ट कर रहा है। देखो, जब से मैंने डाइट और लाइफस्टाइल चेंज किया है, मैं पेट को खाली नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि ज्यादा देर भूखा रहना भी नुकसानदेह हो सकता है। आपको छोटे मील्स लें, लेकिन ये तमाम बातें हमें जाननी है। बहुत सारे सवालात आ रहे हैं जो हमें जानने हैं, इसीलिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत अरीशा खान। अरीशा, आपको खुशामदीद करेंगे, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अरीशा, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं कि मील स्किप नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो ये बताएं कि मील स्किप करना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? प्रैक्टिकली आजकल हमारे ट्रेंड बन गया है, चाहे हम इसकी वेट लॉस के लिए बात करें या फिर अपने रूटीन के लिहाज से बात करें, तो लोग एक रूटीनली अपना मील स्किप करने लगे। इसके नुकसान आपकी बॉडी पे भी होते हैं, आपके सिस्टम पे भी होते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म में भी होते हैं, एंड पर्टिकुलरली मूड स्विंग्स बहुत उन लोगों में पाए जाते हैं। तो वो लोग जो अपना मील स्किप करते हैं फॉर अ प्रोलॉन्ग फास्टिंग कि हाँ हम लोग अपना वेट लॉस करेंगे, उनके लिए अपना वेट स्टैटिक रखना भी, वेट लॉस करना भी और नॉर्मली उनकी अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है, बिकॉज इट डज लोअर योर मेटाबॉलिज्म, स्लो योर मेटाबॉलिज्म। तो जब हम बात करते हैं कि अपनी वेट लॉस करने की या फिर हम बात करते हैं अपने नॉर्मल रूटीन को जो हम एक्टिव रहने के लिए, इट्स अ थिंग कि हम लोगों को अपना मेटाबॉलिज्म तेज रखना होता है, फास्ट करना होता है
और मील स्किप करने से ना ही वो लो होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगती है, जिसके फिलहाल अभी इतने नहीं, लेकिन आगे जाके बहुत नेगेटिव असरात सामने आते हैं। अच्छा, लेकिन एक सवाल यह है कि अक्सर लोगों को ना नाश्ते की आदत नहीं होती है। अच्छा, मैं शाहजेब को बहुत ज्यादा कहती हूँ कि मैं अभी भी सुबह में मैं दाल पी कर आई, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली हम सब जल्दी उठते हैं मॉर्निंग शो करने वाले लोग, और हम बहुत देर तक पेट खाली रखना मतलब पेट में गैसेस हो जाना, दिमाग में जाके लग जाना, फिर कहीं कहीं हो जाके वो बादीपन करता है। तो पॉइंट ये है कि काफी लोगों को आदत नहीं होती नाश्ता करने की, और बड़े फखरिया बता रहे होते नहीं हम नाश्ता नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि उसका नुकसान आप बताएंगी। उसका नुकसान सबसे ज्यादा ये है कि जब हम लोग एक रात की 8 घंटे की 6 घंटे की नींद करके उठते हैं, मीन्स हम लोगों ने अपनी बॉडी को एक फास्टिंग स्टेट में डाला हुआ होता है, उससे हमारी शुगर लो हो जाती है। और सुबह एक्टिव होने के लिए लाइक अगर हम लोग अपने न्यूरोलॉजिकली भी बात करें तो हमारी बॉडी को शुगर की और इंसुलिन की अशद जरूरत होती है। तो जब तक हम लोग उसको उसकी फ्यूल, उसके शुगर, उसके कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमारी लर्निंग, हमारी अटेंशन, इन चीजों पे हर चीज न्यूरोलॉजिकली बहुत असर होता है। तो स्पेशली वो बच्चे, बाकायदा पे बहुत रिसर्चेस हैं साइंटिफिकली कि वो बच्चे जो ब्रेकफास्ट नहीं करते, उनकी एकेडमिक पोजीशन भी अच्छी नहीं होती, उनकी नॉर्मली अगर हम रूटीनली उनकी बात की जाए तो फिर उनकी लर्निंग, उनकी अटेंशन, हर चीज पे बहुत ज्यादा असर होता है। ठीक है, और फिर रात के खाने के हवाले से हम ये बात करते हैं कि कम से कम खाएं, एक गैप नींद से आप जब सोने जा रहे होते हैं उससे कितने वक्त पहले हमें खाना खाना चाहिए, उसके हवाले से भी बताइएगा क्या करना चाहिए रात तक खाने में, और क्या ऐसी चीजें जो रात को हमें लेनी चाहिए। मतलब अक्सर लोग ये करते हैं कि बड़े हैवी खाने खा रहे होते हैं, और हमारे यहाँ तो खैर वैसी कढ़ाइयाँ और रात को हर किस्म के बारबेक्यू चल रहे होते हैं, कुछ लोगों के घरों में ही बारबेक्यू चल रहे होते हैं, तो वहां पर ऐसे खाने खाए जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात यह है कि मैं हमेशा अपने पेशेंट से एक बात कहती हूँ कि सुबह का मील जितने टाइम पर होगा उतने टाइम पे आप रात का मील ले सकते हैं, क्योंकि एक जो गैप होना चाहिए वो 3 आवर्स का होना चाहिए बिटवीन योर स्नैक, बिटवीन योर फूड। तो इसके लिए अगर आप सुबह 9 बजे नाश्ता करेंगे तो आप 12 बजे स्नैक लेंगे, इसी तरह से 3 बजे दोपहर के खाना खाएंगे, इसी तरह रात के 8-9 बजे तक आपका रात का खाना हो जाएगा। यानी कि समझने वाला जो इशारा अगर समझ सके तो इस वक्त ये बता रही है ऋषा आपको कि आपने अगर फर्ज करें हमने 6:30-7 बजे कुछ खाया है तो हमें 9, 10, 11 बजे 10 बजे तक कुछ खाना है, कुछ खा लेना चाहिए। एंड आई डू प्रेफर के सोने से पहले जो हम कहते हैं आधे एक घंटे पहले एक दूध का ग्लास होना, क्योंकि वो एक आपकी लंबी फास्टिंग पीरियड के लिए एक बहुत अच्छा स्टोर बन जाता है आपकी शुगर के लिए। वो लोग जिन लोगों को सुबह उठ के बहुत ज्यादा सर में दर्द होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, डिजीनेस होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो रात को सोने से पहले 1 कप तक अपना दूध लेके। अच्छा, यूं कहिए से शुरू में हमने पुरानी कहावत शेयर की है ऋषा कि वो नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए और जो है वो दोपहर खाना, ये बात सही है? आज भी उतना ही इसकी ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एज अ टाइम पासेस पूरा दिन हमारा खत्म होने लगता है, हमारा मेटाबॉलिज्म रात के वक्त लो हो जाता है। एंड सेकेंडली जो एक फिजिकल एक्टिविटी जिसकी रिक्वायरमेंट सुबह के टाइम, जो एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सुबह के टाइम हो सकता है, दोपहर के टाइम हो सकता है, देखिए लोगों का रूटीन ये होता है वो आते हैं, खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, तोंदे निकल जाती है, वेट गेन हो जाता है और गर्ट की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस्ट्रिक की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो साइंटिफिकली ये बिल्कुल भी प्रूवन नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप रात को एक अच्छा हैवी मील लें, मगर अफसोस के साथ हमारा रूटीन ही आजकल फिर उसके बाद ये कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, अचानक पेट बाहर आ गया, अचानक पेट बाहर आ गया, हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, पता नहीं तेजाबियत क्यों हो रही है, तो भाई ये भी तो बताओ कि तुमने कब खाया था, क्या खाया था। बहुत से लोग मेरे पास आके ये कहते हैं हम बहुत कम खाते हैं, हम मील स्किप करते हैं, लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं होता। तो जो वो हंगर की उस रात के टाइम हो जाते हैं और फिर आप उसको एक्सपेंड भी नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके फिर कंजम्पशन में एक तरफ मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं लाहौर का जिक्र भी करता हूँ अक्सर, और लाहौर में ये बड़ा ट्रेंड है कि वहां पर अक्सर सुबह सवेरे नाश्ता किया जाता है और उसको वो तगड़ा नाश्ता कहते हैं। वहां पर निहारी, पाए और हलवा पूरी फुल ऑफ ऑयल वो खाई जाती है। तो नाश्ता तो तगड़ा करना है, लेकिन वो तगड़ा किस किस्म का नाश्ता होना चाहिए ये भी जरा बताइएगा। बैलेंस ये होना चाहिए अच्छा कि आपके सुबह के नाश्ते में आपके कार्बोहाइड्रेट की सर्विंग हो, जिसको हम लोग कहते हैं डबल रोटी की फॉर्म में, रोटी की फॉर्म में, चपाती, जैसे भी आप लेना चाहें वो चलेगा। एग्जैक्टली। उसके साथ मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि साथ में कोई प्रोटीन हो, क्योंकि प्रोटीन का सेटाइटी लेवल अच्छा होता है, आपको भूख नहीं लगती बहुत देर तक। तो वो लोग जिन लोगों की एक्टिविटी ज्यादा होती है, फिर जो बहुत देर तक अपने काम में बिजी रहते हैं, दे कैन नॉट हैव अ मील, तो वो बहुत अच्छा है कि वो साथ में कोई प्रोटीन या फैट की थोड़ी सर्विंग साथ में दे। और उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद जिन लोगों के रूटीन में, ऑब्वियसली मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं वो कहते हैं हम जॉब की वजह से कुछ खा नहीं पाते, तो आई रिकमेंड कि आप कुछ नहीं, आप एक फ्रूट साथ में रख लें।
हाँ, फ्रूट्स की आपने बात की, खजूरें खा लें, खजूरें खा लें, फ्रूट रख लें। फ्रूट कब तक खा सकते हैं हरीशा, अगर हम चाहें तो? एक दिन में कोई टाइम है कि इस वक्त तक फ्रूट्स खा लें? अक्सर ये भी कहा जाता है, क्योंकि आपने अच्छा सवाल किया, कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई शाम के बाद आप फ्रूट का इस्तेमाल ना करें, वो इंसुलिन बन जाता है। ऐसा कुछ है नहीं पर्टिकुलरली, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप दोपहर के टाइम पे लें, बिकॉज फ्रूट से वो आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं इलेक्ट्रोलाइट्स भी देते हैं। अब वो इलेक्ट्रोलाइट्स की आपको जरूरत सुबह के टाइम दोपहर के टाइम ज्यादा होती है। स्पेसिफिकली जैसे अभी गर्मियों के दिन आ रहे हैं तो उनमें ज्यादा स्वेटिंग होना, ज्यादा आपको डिजीनेस होना, तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि ये भी है कि हम खाने के बाद फ्रूट खाते हैं, खाने से पहले फ्रूट लेना चाहिए, खाने के बाद खाना चाहिए? खाने के गैप से लेना चाहिए, खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन गैप होना चाहिए। लेकिन गैप होना चाहिए। उसका गैप इसकी वजह यह है कि ताकि आपकी कार्बोहाइड्रेट सर्विंग जो है वो पूरे दिन में बिल्कुल डिवाइड हो जाए। कि अगर आपने अभी इतना लिया है, स्पेशली फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स एंड स्पेशली फॉर दोस्त जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, वरना खाने से पहले लेना या खाने के बाद लेना, इसकी कोई साइंटिफिक। अच्छा, वो अभी आम आने वाले हैं, तो आम की कोई लिमिट तो नहीं, कितने आम खा सकते हैं? हम आम तो बिल्कुल लिमिट है, लेकिन वो गालिब ने क्या खूब कहा कि घड़े हैं जो आम नहीं खाते, तो आम है, बादशाह है फलों का। लेकिन बहुत शुक्रिया रीशा, आप आई, आपने वक्त निकाला, एंड थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस। हम शाजिब, एक चीज मैंने नोट कि हमारा जो हेल्थ वाले सेगमेंट्स हैं, जिसमें आपने, मैंने, पोस्चर्स, ये सारी चीजें क्या खाने के जो कर रहे हैं ना, लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल है अभी आप बहुत सारी चीजें और भी अप्रिशिएट करेंगे। रहेगा हमारे साथ वक्फे के बाद शाजिब फरमाया कर रहे हैं, आपका इंतजार, प्लीज डू स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। ब्रेक से पहले हम हेल्थ पर बात कर रहे थे, और अब ब्रेक के बाद हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं उन अफराद की, उन लोगों की जो जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको जितना बचाया जा सके, उनकी सेहत का ख्याल किया जा सके। खासतौर पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खासतौर पर जानवरों के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए या स्ट्रे एनिमल्स के लिए पनाहगाह बना देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इतना ज्यादा दिल रखना नजर आता है कि इंसानियत इसी को कहते हैं कि जब अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात के लिए आपके दिल में दर्द हो, उनके दर्द का आप एहसास कर सकें, और फिर क्योंकि जो वो तो बेजुबान है ना, वो तो बता भी नहीं सकते उनका दर्द, उनकी तकलीफ क्या है, तो उनकी जो दुआ लगती है उससे आपको इधर भी सवाब मिलेगा और आगे भी आपकी आखिरत भी बहुत अच्छी होगी। तो हम जिक्र कर रहे हैं हिरा का। हिरा खान की जो आवारा जानवरों के लिए खासतौर पर उन्होंने पनाहगाह बनाई है। फेसबुक के जरिए वो डोनेशन इकट्ठी करती हैं, एहतियात लेती हैं, इन एहतियात से वो अपनी कोशिश करती हैं और साथ साथ अपनी तनख्वाह भी मिलाती हैं, अपनी तनख्वाह मिलाती हैं, साथ उन एहतियात के जरिए इन तमाम जो जानवर हैं इनकी देखभाल करती हैं, इनका ख्याल रखती हैं, साथ में इनकी सेहत का ख्याल रखती है, उनके खाने पीने का, और उनकी क्योंकि वैक्सीनेशन भी होती है तमाम जानवरों की, ये सब चीजें आप करवाएं, इलाज, खाना, सब कुछ, और साथ साथ उनके उसमें बत्तख भी हैं, बिल्लियां भी हैं, कुत्ते भी हैं, पता नहीं और क्या क्या है, लेकिन इनसे मुलाकात अगर हमारी हो जाए तो कितना अच्छा हो। बिल्कुल, हम मुलाकात करते हैं, आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। ना खान हमारे साथ मौजूद है सुबह सवेरे, फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया बात करने का आपके चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हिरा ये बताइएगा, कब से आप ये शेल्टर होम जो शेल्टर है ये जानवरों का खास तौर पर चला रही हैं? मुझे तकरीबन शेल्टर को 1 साल हो चुका है, लेकिन उससे पहले काफ़ी सालों से मैं स्ट्रीट पे ही कर रही थी, ट्रीटमेंट करना और एनिमल्स को फूड वगैरह प्रोवाइड करना, ये सब मैंने स्ट्रीट पे काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट बनाए थे जहाँ जाके हम अपनी टीम के साथ वहाँ कैंप लगाते थे और वहाँ पे ये सारा काम हम करते थे। अच्छा, ये बताइए हिरा कि आपकी इस पनाहगाह में कितने जानवर हैं, कौन कौन से जानवर हैं, उनके बारे में बताइए। पनाहगाह पर मेरे पास अभी ऑलमोस्ट 50 एनिमल्स हैं, जिसमें एबंडेंट डोंकीज हैं मोस्टली, जो आप देखते हैं कि डोंकीज ओनर उनको काम करवाने के बाद या बूढ़ा होने के बाद बाहर रोड पर फेंक दिया करते हैं, तो उन्हें हम रेस्क्यू करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, किटन्स हैं, इसके अलावा कुछ डक वगैरह भी। मोस्टली हमारे पास स्ट्रीट एनिमल्स हैं। अच्छा हिरा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, अगर आप कोशिश करके ज़रा सा ऊंचा और क्लियर बोलेंगे तो हम आपके और आपके शेल्टर के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे और जान भी सकेंगे।
तो हिरा, हम यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जिस तरीके से हम ये देखते हैं और हम देख रहे हैं कि आप माशाल्लाह अपनी जो तनख्वाह है वो भी इसमें शामिल कर लेती हैं, क्योंकि आप जैसे कि हमारे सामने ये खबर आई है कि आप फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए डोनेशन इकट्ठी करती हैं, खासतौर पर जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन जानवरों की देखभाल के लिए, साथ में अपनी तनख्वाह भी ऐड करती। तो आप करती क्या हैं? मैं एक्चुअली रियल एस्टेट फील्ड से बिलोंग करती हूँ और मैं काफ़ी सालों से जॉब कर रही हूँ। तो मैंने जो काम स्टार्ट जब किया था तो ये तमाम काम मैंने अपनी सैलरी से ही स्टार्ट किया था। अब कुछ साल हो चुके हैं मुझे एक्चुअली काम करते हुए। फिर कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ सर्किल है जो फेसबुक पे मेरे साथ कनेक्ट है, तो उन लोगों से भी मैं कुछ डोनेशंस अपील करती हूँ कि जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो मेरा साथ दें और वो मेरे शेल्टर भी आए, शेल्टर भी विजिट करें। वहाँ पे आके अगर वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं एज टीम तो भी करें और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो भी। जबरदस्त। अच्छा हिरा, एक बड़ा अहम सवाल, इन तमाम चीज़ों को जिस तरह शाहजेब ने भी बताया कि आप अपनी सैलरी भी लगा देती हैं, आपके पास साथ माशाल्लाह लोग भी शामिल हैं, कोई भी काम आगाज़ करते वक्त काफ़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उससे पहले एक आता है मोमेंट जब वो आपकी कहते हैं ना एक कॉलिंग होती है, एक आपको एहसास होता है कि मुझे ये करना चाहिए या मैं इसके लिए बना हूँ। कौन सा मौका था जब आपने कहा कि मैं जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अगर था कोई तो? हाँ बिल्कुल, ऐसा मौका ज़रूर आता है तभी आप ये सारा स्टेप लेते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ एक्चुअली। मैं कुछ स्मॉल एनिमल्स ही रेस्क्यू कर पाती थी और काफ़ी सालों से मैं वही कर रही थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैंने एक रोड पे डोंकी देखा, तो मैं अकेली थी, मैं उसको पिक नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा क्या करना चाहिए, सो उस दिन ही मैंने सोचा और मैंने फिर एक डॉक्टर अरेंज किया और 2-3 अपने वॉलंटियर अरेंज किए, फिर उनके साथ हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तब मैंने सोचा कि हैदराबाद में इस तरह का काम करने की बहुत ज़्यादा मतलब कमी है, तो ये स्टेप मुझे लेना चाहिए और अब ये काम मुझे ही करना है। तो उस दिन से फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया। शाहजेब, हिरा, हम जो देखते हैं ना गधों को जिस तरीके से उनको बीमार भी हो जाते हैं, इतना जोर लगता है उनके ऊपर, इतना वजन लाद दिया जाता है, उनको देखकर उल्टा तरस और उन पर प्यार आता है कि भाई उनके ऊपर इतना क्यों वजन लाद दिया है, उनके ऊपर इतना क्यों जुल्म हो रहा है, देखकर उल्टा और तकलीफ होने लगती है। अच्छा, और साथ में हमें ये अवेयरनेस फैलाने की भी जरूरत है। हिरा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा और हम चाहते हैं कि आप इस पर कमेंट जरूर करें कि जिस तरीके से हम देखते हैं जो हमारा रवैया है टुवर्ड्स एनिमल्स, खासतौर पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं या स्ट्रे कैट्स हैं, बड़ा कुछ अजीब किस्म का है। चलते फिरते हम कुछ डरते भी हैं, कभी उनको कुछ कंकरियां भी मार देते हैं, कभी कोई पत्थर उठा के मार देते हैं। ये रवैया भी हमें बदलने की जरूरत है जानवरों की तरफ। बिल्कुल, ये रवैया हमें सर बदलने की इसलिए भी ज़रूरत है। हमारी जो सोसाइटी है इसमें एनिमल्स के राइट्स नहीं बताए जाते। अगर हम स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं या किसी भी तरबियत गाह में जा रहे हैं, वहाँ पे हमें एनिमल्स से किस तरह बिहेव करना चाहिए वो हमें नहीं सिखाया जाता। घर में भी होते हैं हमारे पेरेंट्स हमें ये तरबियत नहीं दे रहे होते कि आपने एनिमल्स के साथ किस तरह पेश आना है। एक साथ चलते हुए अगर आपके बच्चे जा रहे हैं और वो किसी बिल्ली के बच्चे को मार भी देते हैं तो पेरेंट्स मना नहीं करते कि ये बुरी बात है। जब किसी बात को मना नहीं किया जाएगा कि बुरी बात है, बच्चे चलेगा। तो तरबियत की मैं समझती हूँ कि ज्यादा जरूरत है। हमारे यहाँ एनिमल राइट्स या एनिमल से अच्छा बिहेव करने का कल्चर नहीं है पाकिस्तान में, तो ये सारी कमी मैं देखती हूँ। नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा अटैच भी हैं, बहुत बड़ा जाहिर है ये काम कर रही है तो अटैचमेंट तो होगी, जज्बाती भी लग रही हैं। कोई ऐसा मौका हमसे शेयर करना चाहेंगी सबसे पहले पाकिस्तान में जिसमें आप बहुत इमोशनल हो गई हों और आप हेल्पलेस फील कर रही हों, या आपको लगे कि शायद मैं थोड़े पहले पहुंच जाती तो हेल्प कर पाती, या जिसने आपको बहुत इमोशनली तोड़ा हो? मोस्टली तो ऐसा होता है जब भी कोई कॉल आती है हमें रेस्क्यू के हवाले से तो हम फौरी तौर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन एक मौका ऐसा हुआ था कि हमने 2 डोंकीज रेस्क्यू किए थे, वो बहुत बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे। इवन उनको मतलब काफ़ी बड़े डायमीटर जितने उनको वुंड्स थे बॉडी पे, और हम उनको रेस्क्यू करके ले आए और हमने एक दरख्त के नीचे उन्हें रखा। हुआ ये, जब हम वहाँ लाए हमारे पास उस टाइम शेल्टर नहीं था, ये 2 साल पहले की बात है, और फौरी तौर पे वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी। हम लोग इतना हेल्पलेस फील कर रहे थे कि अब इनको इतने ज़्यादा वुंड्स हैं, उसमें से ब्लीडिंग भी हो रही है और फिर बारिश भी हो रही है। तो लिटरली हमारी टीम जो है ना उस टाइम इमोशनल भी थी, मैं खुद भी बहुत इमोशनल थी। उस टाइम सोच रहे थे इतनी तेज़ बारिश में क्या किया जाए, लेकिन
बस कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला मदद कर देता है। और हम लोगों ने कुछ अरेंजमेंट किया और एक छोटी सी टेम्पररी छत उनके लिए बना दी थी। उस टाइम बारिश में भी मतलब एनिमल्स को कम गीला होने दिया, लेकिन हम लोग ज्यादा भीग गए थे। तो आपके हिरा कितने इस वक्त मेंबर्स हैं इस जो आपने जिस तरीके से आप ये एक एनजीओ चला रही हैं, तो इसके जो पूरी टीम है वो आपकी तादाद कितनी है? सिर्फ उसमें आपके दोस्त शामिल हैं या आप और भी लोगों को दावत देती हैं कि भाई हमारे साथ शामिल हो जाएं और साथ मिलकर हम ये काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एनिमल्स के लिए दावत तो बिल्कुल, ऑब्वियसली मुझे कोई भी इस तरह के लोग मिलते हैं जो एनिमल से मोहब्बत करते हैं या उनके बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं, तो मैं उनको हमेशा वेलकम करती हूँ कि वो शेल्टर पे ज़रूर आएँ, एनिमल्स के साथ कुछ नहीं तो थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें। आपको बहुत अच्छा फील होगा उनके साथ बात करके या उनके साथ बैठ के, बहुत अच्छी एक फीलिंग आती है। इंसान आजकल के दौर में जितना स्ट्रेसफुल है, तो मैं समझती हूँ मैं जितना एनिमल्स के साथ रहती हूँ तो आपका सब स्ट्रेस रिलीज हो जाता है और बहुत लाइक अंदर से खुशी और दिली सुकून महसूस होता है। सो मेरे साथ जो टीम मेंबर्स हैं वो सब एनिमल लवर्स हैं। इसमें कुछ मेरे दोस्त भी हैं, बाकी के हमारे कुछ रेस्क्यूअर हैं, इसके अलावा मेरे शेल्टर के मैनेजर हैं। इस तरह मैंने टीम एक पूरी मैनेज की हुई है। संदेश, याया, हमजा, नौशाद, हिरा, ये सब मेरे टीम मेंबर्स हैं और ये मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज है। मैं अपने ऑफिस होती हूँ, ये सब मिलके मेरा शेल्टर संभालते हैं। मेरा नहीं बल्कि अब ये हमारा है। That's very nice. हिरा, एक और सवाल आ रहा है। आई एम वेरी ग्लैड हम आपकी टीम के बारे में जानने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। हिरा, अक्सर फैमिलीज और घरों में और मोहल्लों में जो है वो स्ट्रे डॉग्स बहुत नजर आ रहे होते हैं या कहीं बिल्लियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। उन सूरत हाल में अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आए किसी फैमिली के घर या मोहल्ले में, तो क्या वो इस तरह के शेल्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं? उस वक्त क्या, एक तो बताइएगा तरीकाकार क्या है, दूसरा क्या आप तक पहुंचाए कोई या आप लोग खुद आके उनको लेके जा सकते हैं, तो उसका क्या कोई है सोल्यूशन? जी बिल्कुल, हमारा फेसबुक पेज है एनिमल प्रोटेक्शन हैदराबाद के नाम से, और वहीं पे हमारे व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर भी मौजूद है। वहीं पे हमें कंप्लेंट्स आती हैं, अगर रेस्क्यू की नीड होती है, वो इंजर्ड है एनिमल या एक्सीडेंट है, इस तरह की सिचुएशन में हम उसे रेस्क्यू करके अपने पास शेल्टर पे लेके आते हैं और परमानेंट फिर वहीं रखते हैं। लेकिन अदर सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ एरियाज में डॉग्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो हेल्दी डॉग्स होते हैं लेकिन हम उन्हें शेल्टर नहीं ला सकते, तब हम उन्हें रीलोकेट करते हैं, मीन्स किसी और सेफ जगह पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि उन मोहल्लेदारों को परेशानी ना हो। यानी कि आपसे किया जा सकता है और आपकी टीम, आप अगर ऑफिस में भी हो तो आपकी टीम जो है वो पूरी उस फैमिली को या उन लोगों को जो है वो फैसिलिटेट भी कर सकती है और जो है उनको हेल्प आउट भी कर सकती है। साथ में मेरा ये भी बताएगा कि आपका आगे चलकर मुस्तकबिल में विजन क्या है, खासतौर पर एनिमल राइट्स के लिए या इस शेल्टर को लेकर आप क्या करना चाहती हैं खासतौर पर जानवरों के लिए? अभी ये शेल्टर देखें मेरी खुद की सैलरी से और बाकी कुछ लोगों के कंट्रीब्यूशन से चल रहा है और ये एक छोटा शेल्टर है, पर उससे आगे मैं ये चाहती हूँ कुछ टाइम बाद कि गवर्नमेंट हमें इस मामले में सपोर्ट करे, क्योंकि सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद है और यहाँ पे एनिमल्स के कोई भी लाइक शेल्टर नहीं है, कोई एनिमल राइट्स पे बात नहीं करता। सो मैंने ये स्टेप लिया है। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट हमारे साथ इस पेज पे आए और इसके अलावा हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके जहाँ पे हमारी टीम इनके लिए काम कर सके। और जहाँ तक अभी डॉग पॉइजनिंग के लिए बात की जाती है, डॉग बच्चों को काट लिया जाता है, इस तरह के इश्यूज देखने में आते हैं, तो उसके लिए वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के साथ मिलके किए जाएं ताकि हम लोग मिलके उनको वैक्सीनेट करें, उनकी तादाद को कम करने की कोशिश करें, जो कि इंसानों के लिए भी बेहतर है। और हमारे आप लोग भी उसमें कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। बिल्कुल कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारा, क्योंकि सिंध में ये बहुत एक अहम मसला है जिसकी निशानदेही की है हिरा ने कि जो हमारे यहाँ डॉग बाइट का प्रॉब्लम है, जो कुत्ते काटने के केसेस हैं बहुत ज्यादा आते हैं, इसको भी कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की जा सकती है हिरा आपके शेल्टर की जानिब से और आपकी जानिब से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमें सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया और जिस तरीके से आप जानवरों के लिए काम कर रही हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ये कोशिश जारी रखें और जितने भी हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनको महफूज बनाती रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब अगली जो आपको मजेदार और बहुत खूबसूरत सी बात बता रहे हैं वो है फूलों के बारे में। मतलब मैं अपनी बात नहीं करी लेकिन ऐसे बता रही हूँ, अक्सर फूल अपने
रंग और खुशबू और कुदरती बनावट की वजह से लोगों के दिलों में, यादों में और कभी कभी शायरी में भी जो है वो जगह बना लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुदरत का ये अनमोल तोहफा अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत आर्ट भी रखता है। कराची में फूलों से सजे आर्ट की एक बहुत ही खूबसूरत सी नुमाइश हुई और वहां पर हमारे टीम मेंबर काशिफ सजाद साहब गए थे और अकेले चले कर उन्होंने हमें बताया भी। उन्होंने बहुत कुछ वहां पर देखा, क्या देखा, कितनी खूबसूरत की नुमाइश थी, वो हमें भी दिखा। हमने फूलों को क्यारियों और गमलों में सजे देखा है, हम उनके रंग और खुशबू से तो वाकिफ है, लेकिन क्या आपको पता है कि हर फूल एक आर्ट का शाहकार है? क्योंकि हर फूल में एक आर्टिस्ट है, हर फूल एक आर्ट का शाहकार है। मेरे साथ चलिए और इन शाहकारों को आप भी देखिए। मैं उस जगह आ चुका हूँ जहाँ पे आर्ट का वो ख़जाना है। फूलों को जिस खूबसूरती से पेश किया गया है, उन्हें एक आर्ट की तरह लोगों के सामने लाए हैं। मैं उस जगह पर हूँ, मेरी हर तरफ आर्ट के नमूने मौजूद हैं। निशात काज़मी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि इन तस्वीरों के पीछे और फूलों के इस खूबसूरत अंदाज में पेश करने के पीछे क्या कहानी है। मैं यहाँ तस्वीरें देख रहा हूँ जिस खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया, ये क्या कहानी है इसके पीछे की? आप इसी को अगर आप देखते हैं तो ये जमील नक्श की एक ज़ाहिर है मशहूर मारूफ नामी ग्रामी आर्टिस्ट, उनको हमारी एक मेंबर ने उसको डिपिक्ट किया है और डिपिक्ट बिल्कुल आप फ्लावर मटेरियल से एकदम तस्वीर को वही नहीं दिखा सकते हैं आपके उसको आप जैसे तस्वीर है आपकी और आप उसी को दोहरा दें वहाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ आपको मुताबिक रखती हुई नज़र आएंगी कि मुताबिक आप इसमें आप ये देखिए कि इससे आपको लगेगा कि ये तस्वीर में अगर वहाँ कबूतर दिखाए गए हैं तो ये कबूतर पेश उन्होंने करने की कोशिश की है और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्लांट मटेरियल से बनाई हैं। अच्छा, आगे भी चलते हैं क्योंकि आगे भी मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं, लोगों की दिलचस्पी का बायस बनी हुई हैं। ये तनवीर ख्वाजा की इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है? ये तो ज़्यादा बेहतर तो तनवीर ख्वाजा ही बता सकती थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी की ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आप समझिए, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को जहन में रखा है क्योंकि हमारी इस पूरी इनक्लोजर का नाम कहना चाहिए, हमारे इस स्टॉल का नाम जो है वो आर्टिस्ट गैलरी है। तो आप उसमें जब आप ये देखते हैं तो आपको लगेगा कि एक पीस ऑफ आर्ट नज़र आ रहा होगा, आपको हर अरेंजमेंट पीस ऑफ आर्ट नज़र। काशिफ की खूबसूरत रिपोर्ट हमने देखी, जिस तरीके से वहाँ पर हम देख रहे थे फूलों की नुमाइश की गई है, बहुत रश था माया वहाँ पर, मैं वहाँ से गुजर रहा था, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जाकर जो है, जारी बात है लोग देखते भी हैं, शौक रखते हैं अपने घरों को सजाने के लिए, खासतौर पर खरीदारी भी की जाती है, देखा भी जाता है और खवातीन का रुझान ज्यादा हमने देखा, बहुत ज्यादा। और काशिफ भाई भी ना वो येलो शर्ट में ना एक सूरजमुखी की तरह चमक रहे थे वहाँ पे फूलों के बीच में। क्या जबरदस्त आपने हमें सुबह सुबह सैर कराई है। लेकिन इस बारी खूबसूरत सी रिपोर्ट के साथ ये दुआ है कि आज का दिन और आने वाला हफ्ता आपके लिए ऐसे ही महकता और फूलों की तरह रोशन, रंग और खिलता खिलाता गुजरे, ये हम दोनों की दुआ है। और आप हमारे लिए भी ऐसी दुआ कीजिएगा, रहिएगा हमारे साथ। कल भी होंगे हम आपके साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया को सिर्फ कल तक के लिए और शाम 4 बजे की रिपीट तक के लिए दीजिए इजाजत। रहिएगा हमारे साथ।